हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की विदेश नीति में भारत रूस संबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जानते हैं भारत रूस, भारत अमेरिका में से कहीं न कहीं सवाल बनता है। भारत रूस संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत रूस संबंध दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे। पहला 1947 से लेकर 91 तक और 1991 से लेकर वर्तमान तक। इसके दो भागों का डिवाइडेशन होने का प्रमुख कारण है, यहां पर सोवियत संघ रहा और यहां पर रूस रहा। इससे पहले हम हल्का सा सोवियत संघ को देखते हैं कि सोवियत संघ वास्तव में था क्या। उसके बाद हमें ये समझ में आएगा कि हमारे संबंधों में क्या प्लस रहा, क्या माइनस रहा। सोवियत संघ एक बहुत सारे देशों का समूह था। देशों का क्या था? समूह था। और इसमें समान उद्देश्य थे। कैसे उद्देश्य थे? समान उद्देश्य थे। ये क्या है? एक देशों का समूह और इसमें उद्देश्य कैसे हैं? समान। और इन देशों के समूह का जो उद्देश्य बना वो समान था और व्यवस्था थी साम्यवादी। कौन सी व्यवस्था है? साम्यवादी। इसमें व्यवस्था कौन सी है? साम्यवादी। अब साम्यवादी व्यवस्था को हम डिटेल से देखें तो साम्यवादी व्यवस्था हम जानते हैं बहुत अच्छे से। इसमें पहला काम क्या होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाता है। आलपिन से लेकर प्लेन तक, एरोप्लेन तक कौन बनाती है? सरकार बनाती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत रूस संबंध। भारत रूस संबंध कितने भागों में पढ़ा जा सकता है? 47 से 91। इस समय कौन था? सोवियत संघ था। और दूसरा 91 से वर्तमान तक, इस समय कौन था? रूस लीडर था। हम जानते हैं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 91 में। इसके बाद ये भी हम जानते हैं कि यूएसएसआर को ही हम क्या कहते हैं? सोवियत संघ कहते हैं। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोवियत संघ को हमने अंग्रेजी में क्या कहा? यूएसएसआर। और बहुत सारे देशों का एक समूह था। जब ये टूटे तो क्या थे? 15 देश यहाँ पर होते हैं। ये जो समूह टूटा वो कितने भागों में टूटा? 15 भागों में टूटा। अब आपको ये भी ध्यान होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही इसी यूएसएसआर के भाग थे जो भी युद्ध लड़ रहे हैं वर्तमान में। अगर हम भारत के नक्शे को देखें, ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो यहां से लेकर ये पूरा इलाका यूएसएसआर का ही इलाका था। तो आप इसकी स्थिति बहुत अच्छे से जान गए होंगे। अब यहाँ पर सवाल क्या बनता है कि सोवियत संघ की स्थिति कैसी थी? पहला सवाल तो यहाँ पर ये अपने को समझना होगा कि सोवियत संघ की खुद की स्थिति कैसी थी। तो सोवियत संघ की खुद की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पर कम्युनिस्टों का शासन था। यहाँ पर किसका शासन था? कम्युनिस्टों का शासन था। और कम्युनिस्ट भी कैसे थे? सर्वसत्तावादी थे। एक प्रकार से देखा जाए विलासितापूर्ण इनका शासन था। कुल मिला के इन्होंने अपने पर फोकस किया। जैसे बहुत सारी सरकारों के बारे में आपने सुना होगा कि वो सरकारें केवल अपने बारे में सोचती हैं, देश से कोई लेना देना नहीं होता, जनता से कोई लेना देना नहीं होता, विकास उनके दूर दूर तक ही नहीं होता। कम्युनिस्टों ने भी यही किया। कम्युनिस्टों ने एज ए कंपटीशन अमेरिका से तो बनाए रखा, अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन जो विकास सोवियत संघ का होना चाहिए था वो विकास सोवियत संघ का नहीं हुआ। इसी कारण कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ का जो आधार था, ये बेस था, वो हिल गया। एक कारण तो ये। दूसरा कारण क्या रहा कि सोवियत संघ के सहयोगी और अमेरिका के सहयोगियों में अंतर था। कैसे? अमेरिका के सहयोगी बराबर के सहयोगी थे। सब सहयोग करेंगे, साथ चलेंगे, घाटे में घाटा, फायदे में फायदा, यानी कि एक समझौता था अमेरिका के बीच में। लेकिन जो सोवियत संघ और उसके जो पड़ोसी थे उनमें जो समझौता था वो लालच का समझौता था। दोनों में अंतर समझना।
अमेरिका अपने पड़ोसियों को, अपने सहयोगियों को इस आधार पर लाता है कि यदि मुझे प्रॉफिट हुआ तो आपको भी उसमें से हिस्सेदारी मिलेगी, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा और हम सब मिलकर काम करेंगे। इसीलिए अमेरिका पर आर्थिक ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन सोवियत संघ ने वादा क्या किया कि मैं आपको इतना दूंगा तो आप मेरे साथ बने रहो। तो जो देश इसके साथ आए वो इस पर आर्थिक बोझ लेकर आए। अमेरिका के जो सहयोगी थे वो संपन्न भी थे, लेकिन इसके सारे भिखारी भिखारी नजर आए। तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ खुद भी टेंशन में था। अब ऐसी स्थिति में भारत के साथ कैसे संबंध होंगे आप आकलन कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया ताकि सोवियत संघ की पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए कि सोवियत संघ किस पर आधारित देश था, साम्यवाद पर आधारित देश था। और सोवियत संघ एक प्रणाली है जिसमें बहुत सारे देश मिलकर एक बनाते हैं। सोवियत संघ में पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्टों का शासन था और बहुत सारे देशों का एक समूह क्या कहलाया, सोवियत संघ कहलाया। और ये बराबर अमेरिका को टक्कर दे रहा था। अब हम डिटेल से इसके देखते हैं संबंध। अब यहां से हमारे सवाल क्या बना, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 में 25 दिसंबर को हुआ। सोवियत संघ में कौन सी प्रणाली थी, तो साम्यवादी प्रणाली थी। और यहाँ किसका शासन था, कम्युनिस्टों का शासन था। अब हम बात करते हैं संबंधों की। पहला संबंध अगर बात करें तो 1947 में भारत पर दबाव बनाया गया था। क्या बनाया गया, दबाव बनाया गया। नेहरू जी जब मिलने गए स्टालिन से, आप तो ऐसे समझो कि सोवियत संघ के प्रमुख से जब मिलने गए तो सोवियत संघ के प्रमुख ने कहा पहले आप साम्यवाद अपनाओ, पहले क्या अपनाओ, साम्यवाद अपनाओ, तब मैं नेहरू जी से मिलूंगा। ये मैसेज किसने दिया, सोवियत संघ के लीडर ने दिया। प्रारंभिक स्थिति में देखें तो सोवियत संघ ने भी ये दबाव बनाया भारत के ऊपर कि भारत कौन से हिस्से में आ जाए, सोवियत संघ वाले हिस्से में आ जाए, साम्यवाद को अपना ले, फिर सारी टेंशन, सारी समस्याएं कौन देख लेंगे, सोवियत संघ वाले देख लेंगे। कुल मिला के ये कहा जाए पीछे लघु देश बनने की बात किसने कही, सोवियत संघ ने हमारे से कही। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि लेकिन भारत ने इसका समर्थन नहीं किया। इस बात को नेहरू जी ने नकार दिया, क्योंकि हम लोग, आप जानते हैं क्यों नकारा, ये सारी बातें गुटनिरपेक्षता में हमारी डिटेल से हो गई। इसके बाद 1950 में आप जानते हैं दो घटनाएं हुई। पहला तो तिब्बत पर अधिग्रहण। तिब्बत का क्या होता है, अधिग्रहण। किसके द्वारा होता है ये, चीन के द्वारा होता है। और दूसरा कार्य यहाँ पर क्या होता है, जम्मू कश्मीर का मामला उठता है। आपको पता होगा ये मामला उठा था 1947-48 के मध्य, और ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जम्मू कश्मीर वाला युद्ध हमने जीत लिया, कबायलियों को हमने भगा दिया। और यहाँ से ये मामला उठकर कहाँ चला गया, नेहरू जी इस मामले को कहाँ ले गए, यूएनओ में ले गए, और ये भारत की बहुत बड़ी भूल साबित हुई। अब यहाँ भी यूएसएसआर का क्या आता है, रोल आता है। शुरुआती दौर में यूएसएसआर ने भारत पर क्या बनाया, दबाव बनाया, क्या अपना ले भारत, साम्यवाद, लेकिन भारत ने इसको नकार दिया। नेहरू जी जब मिलने गए सोवियत संघ से, लेकिन वहां के लीडरों ने कहा कि हम आपसे नहीं मिल सकते जब तक आप क्या नहीं अपनाएंगे, साम्यवाद। तो नेहरू जी बिना मिले ही वहां से आ जाते हैं। फिर देखते हैं 50 की घटना। तो 50 में पहला तो क्या हुआ, तिब्बत का अधिग्रहण, लेकिन इस मामले पर यूएसएसआर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कारण क्या था, आपको ये भी समझना होगा, क्योंकि चीन भी क्या था, साम्यवादी, और ये भी क्या है, साम्यवादी है, यूएसएसआर भी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, कहीं इसमें विवाद था ही नहीं इस जमाने में। दूसरी चीज आपको यहाँ समझनी होगी कि तिब्बत अधिग्रहण का विरोध भारत ने भी नहीं किया। पहले खुद स्टार्टिंग अगर करें तो फिर ऑप्शन बचते हैं, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया ही नहीं, इसलिए यूएसएसआर का विरोध करने का सवाल भी नहीं उठता। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हुआ कि नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर विवाद जो भारत पाकिस्तान के मध्य था,
इसको कहाँ लेके चले गए? सोवियत संघ में लेके चले गए कि हमारी ये जमीन है, इस पर कब्जा कौन करना चाहता है, पाकिस्तान, XYZ जो भी सारी चीजें उनको बताई। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया मानवाधिकार के नाम पर। मानवाधिकार के नाम पर अमेरिका भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात करने लग गया और कहा कि सैन्य कार्रवाई के जरिए जम्मू कश्मीर को आजाद करवाया जाए। ये बात किसने कही? अमेरिका ने कही। किस जगह कही? यूएनओ में कही कि भारत के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की जाए, सभी राष्ट्रों को मिलना चाहिए, यूएनओ द्वारा भारत को जम्मू कश्मीर को आजाद कराना चाहिए। इस समय इस मैटर पर यूएसएसआर ने भारत के पक्ष में क्या लिया था? वीटो लिया। आपको ये ध्यान होना चाहिए। और इस समय इस मामले को इसने यही रफा दफा कर दिया। वीटो आप जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं, अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और पांचों के पास क्या है? वीटो की शक्ति है, जो किसी भी कार्य को रोक सकते हैं। तो यहां हमारा खुलकर समर्थन किसने किया? साम्यवादी सोवियत संघ ने किया। इसके बाद का मामला अगर हम देखें तो चीन और सोवियत संघ की निकटता के कारण हमारे सोवियत संघ के संबंध बिगड़े नहीं। चीन भी सोवियत साम्यवादी और सोवियत संघ भी साम्यवादी, लेकिन चीन से हमारे संबंध बहुत अच्छे, सोवियत संघ से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे। 1962 का जब युद्ध हुआ उस समय यूएसएसआर सोवियत संघ ने किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिया, ना हमारे पक्ष की बात की और ना ही हमारे विपक्ष की बात की। अब आपको यहाँ पर और ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय भी चीन क्या था? बहुत एक दूसरे के सहयोगी ही थे। बाद में ये जाकर एक टुकड़े को लेकर विवाद में आ गए। इसके बाद अगर हम देखें 1965 इस युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का खुलकर अंतरराष्ट्रीय धरातल पर क्या किया था? समर्थन किया था और जबरदस्त तरीके से हमारा समर्थन दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि शास्त्री जी को यहां तक मैसेज दे दिया गया था कि आप अपनी सीमा जहां निर्धारित करना चाहते हैं वही बॉर्डर होगी। शास्त्री जी ने इस बात को नहीं माना, यानी कि पाकिस्तान की जमीन लेने से मना कर दिया। ये बातें बहुत सारी घटनाओं में सुनने को मिलती हैं कि यूएसएसआर ने यहाँ तक कह दिया था कि जहां आप खड़े रहोगे, जहां आपकी सेनाएं खड़ी होंगी वही क्या होगा? बॉर्डर घोषित मैं कर दूंगा और वो जमीन आज से आपकी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इस जमाने में खुलकर समर्थन किसने किया? रूस, सोवियत संघ ने हमारा समर्थन किया। इसके बाद आता है 1971। इसमें तो हमने आपने देखा ही था कि ये वाला अगर भारत है तो आप जानते हैं अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे वो पहले कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान, फिर कहाँ जाते हैं? चीन, और अमेरिका खुद था ही। तो 3 लोगों का गठबंधन बना, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, और भारत पर 3 तरफ से आक्रमण करने का इन्होंने सवाल पैदा कर दिया। 2 तरफ से तो पाकिस्तान करेगा ये लोग, और चीन इधर से करेगा और अमेरिका इस साइड से करेगा। इसे स्टार वॉर पॉलिसी कहते हैं। स्टार वॉर पॉलिसी कहते हैं। चारों तरफ से किसी देश को घेर कर हमला करने की रणनीति को क्या कहा जाता है? स्टार वॉर पॉलिसी कहा जाता है। अब चीन के अमेरिका के जो रक्षा मंत्री थे इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, चीन का दौरा किया और खुद अमेरिका से ये लोग थे ही। भारत ने जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चलाया, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, तो इसके विरोध में पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, चाइना ने हमला करने की कोशिश की और अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की। अमेरिका ने नौसेना का 7वां बेड़ा, आप कल्पना कर सकते हैं ये इतना बड़ा बेड़ा है कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों की सेना इससे छोटी है और दुनिया के बहुत सारे देश इस अकेले बेड़े से नहीं लड़ सकते। इतना भयंकर, इतना ताकतवर बेड़ा ये होता है। अब आपको यहाँ जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका से पहले ही
सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने इस जगह अपनी पनडुब्बी भेज दी थी भारत के समर्थन में। जब इंदिरा गांधी जी ने यूएसएसआर से बात की, सोवियत संघ से बात की कि आप हमारी हेल्प करेंगे क्या, तो यूएसएसआर ने बिना किसी शर्त हमसे हेल्प की, हमसे मैत्री संधि की। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत रूस मैत्री संधि कब हुई थी, याद रखना है। 20 वर्षों का इसका कार्यकाल था और कब हुई थी, 1971 में हुई है। किसके मध्य, सोवियत संघ और भारत के मध्य। इसी संकट के समय ये हुई थी और परमाणु पनडुब्बी किसने भेजी थी, रशिया ने, सोवियत संघ ने भेजी थी। आपको ये भी स्पष्ट ध्यान रखना है कि मैं 91 से पहले की बात कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली किसकी बात कर रहा हूं, सोवियत संघ की बात कर रहा हूं। यदि मैं 91 के बाद की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, रशिया की बात कर रहा हूं। हमारे और रशिया के बीच में जो यूएसएसआर के मध्य संधि हुई वो कब हुई थी, 71 में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आया हुआ, याद रखना आपको। यूजीसी नेट ने भी बहुत बार पूछा है कि भारत और रूस के मध्य संधि कब हुई, भारत सोवियत संघ के मध्य संधि कब हुई, तो मैत्री संधि हुई 71 में। और ये कितने वर्ष के लिए थी, 20 वर्ष के लिए थी। यहाँ ये चरम पर खुलकर समर्थन हमारा नजर आता है। सोवियत संघ ने जबरदस्त तरीके से हमारा मदद किया था और अमेरिका से अंतिम युद्ध के लिए तैयारी कर ली थी कि यदि भारत पर हमला अमेरिका ने किया तो हम बिना किसी शर्त अनलिमिटेड वॉर की तरफ जाएंगे। लेकिन अमेरिका तुरंत ही जैसे ही रूस को देखता है वो पीछे हो जाता है। और चाइना तो आप जानते ही हो, अमेरिका के सामने बेचारे की औकात ही नहीं है, तो चाइना उस जमाने दबे पांव पीछे हो जाता है, बचा पाकिस्तान, अकेला ही मारा जाता है। इसके बाद देखें हम लोग तो सोवियत संघ का पतन यहां से शुरू होता है और 91 आते आते ये क्या हो जाता है, पतन को प्राप्त हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। टूटता कितने देशों में है, 15 देशों में इसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। किसका, सोवियत संघ का। और जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो क्या होता है, रूस बन जाता है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि वो सारी संधियां जो किसने की थी, यूएसएसआर ने, वो किसको ट्रांसफर हो गई, रूस को ट्रांसफर हो गई। वीटो की शक्ति भी किसको ट्रांसफर हो गई, रूस को ट्रांसफर हो गई। तो यानी कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बना दिया गया, रशिया को बना दिया गया है। इसके आगे हम देखते हैं भारत रूस संबंध। जब 91 में रूस आया तो आप जानते हैं 91 में रशिया की ताकत कैसी होगी, क्योंकि 15 भागों में बंटने के बाद अमेरिका से वो तुलना कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर हुई। लेकिन आप जानते हैं भारत और रूस के मध्य 2001 में संधि हुई। अब यहाँ से रूस का अगर हम देखें तो रूस ने हमारी बहुत खुलकर मदद की है। शीत युद्ध के दौरान भी अगर हम बात करें, दो बिंदु इसमें रह गए, इस्पात कारखाने राउरकेला है, बरेली है, ये सारे हमारे रशिया की मदद से ही लगे हैं। जब पूरी दुनिया में कोई भी भारत को जेट का इंजन, जेट प्लेन का इंजन जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, ये भी आपको याद रखना है। ये अंतरिक्ष में जाने के लिए होता है और क्रायोजेनिक इंजन आपको याद रखना है, अंतरिक्ष अभियानों के लिए इस इंजन का इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में जब भारत को कोई भी इस इंजन को देने के लिए तैयार नहीं था, तब रशिया ने हमारे लिए कदम बढ़ाए और हमें कौन सा इंजन दिया, क्रायोजेनिक इंजन दिया। आज तो इसरो दुनिया का इतना जबरदस्त रिसर्च सेंटर बन गया है। हम बात कर रहे हैं इसरो की, इंडियन रिसर्च सेंटर, इसरो। आपको याद होना चाहिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। इसरो इतना जबरदस्त आज डेवलपमेंट कर रहा है, इतना जबरदस्त प्रोग्रेस कर रहा है कि इसका मुकाबला कोई है ही नहीं। 104 उपग्रह हमने प्रक्षेपित किए हैं, हमने अपनी कक्षा में स्थापित किए हैं। तो ये बड़ा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। लेकिन एक जमाने में जब पूरी दुनिया हमारे साथ नहीं थी, तब कौन था, रशिया था। अब यहाँ से
ये सारी डिटेल पढ़ने के बाद एक एक करके एक दो बातें इसमें और रहेगी, वो और देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, भारत के 90% हथियार आज भी किसके हैं, रसिया के ही हैं। आपको याद होनी चाहिए भारत को बहुत सारे उद्योगों में मदद किसने दी है, रसिया ने ही दी है। भारत को बहुत सारे इस्पात कारखाने जिसे हम स्टील भी कहते हैं, इसमें मदद किसने दी है, रसिया ने ही दी है। आप जानते हैं भारत के पक्ष में बहुत सारे वीटो का समर्थन, या यूं कहे बहुत बार वीटो किसने इस्तेमाल किया, रसिया ने ही किया। अंतरराष्ट्रीय धरातल पर भारत का परम मित्र अगर बात करें तो कौन है, रसिया ही है। हम गुट में सापेक्ष ना होते हुए भी हमारा ये परम मित्र रहा है। और बहुत सारे परमाणु भट्टियों की बात करें, ऊर्जा के लिए बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, आर्थिक सहायता की बात करें, यूएनओ में समर्थन की बात करें, इन सब में हमारा समर्थन इसने खुलकर किया है। इसके बाद हम देखते हैं भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका संबंधों की यदि हम बात करें तो भारत अमेरिका संबंध बहुत ज्यादा अच्छे शुरुआत से ही नहीं रहे। भारत अमेरिका संबंधों में आप जानते हैं पहला तो 1950 के आसपास जम्मू कश्मीर विवाद, जो भी मैंने रसिया वाले संबंधों में बताया, मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया, वीटो का प्रयोग करने को मजबूर कर दिया रसिया को और भारत से छीनने की बात इन्होंने की। आप जानते हैं 1949 में एक संगठन बना जिसका नाम था नाटो, जिसका संगठन का नाम क्या था, नाटो, और इसके सदस्यों की संख्या क्या थी, 12। आप जानते हैं इसी से संबंधित एक संगठन बना सीटो और सेंटो। संगठन कौन सा बनता है, सीटो और सेंटो। ये कब कब बने, 54 और 55 में बनते हैं। 1954 और 55 में ये संगठन बनते हैं और इनमें सदस्यता किसको मिल जाती है, पाकिस्तान को मिल जाती है। और दोनों ही संगठन किससे संबंधित होते हैं, अमेरिका से संबंधित होते हैं। 49 में कौन सा संगठन बनता है, नाटो बनता है। इसके बाद सीटो सेंटो अमेरिका के सहयोगी संगठन, सैन्य संगठन बनते हैं और इसकी सदस्यता किसको मिल जाती है, पाकिस्तान को। कुल मिला के कहा जाए पाकिस्तान अप्रत्याशित रूप में कहीं न कहीं अमेरिका का मित्र बन जाता है। यही कारण रहा दूर किससे हो गया, ये भारत से अमेरिका क्या हो गया, दूर हो गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 36 का आंकड़ा था और अमेरिका कौन से पाले में आ गया, पाकिस्तान वाले पाले में आ गया। यही कारण रहा कि भारत और अमेरिका हमेशा दूरी बनाकर रहते रहे। हमेशा आतंकियों को शरणार्थी किसने दिया, पाकिस्तान ने। पैसा किसने दिया, अमेरिका ने। आपको याद होगा आतंकवाद का जनक कौन कहलाता है, अमेरिका कहलाता है। आतंकवाद को मदद देने का काम किसने किया, आतंकवाद ने, अमेरिका ने किया। ओसामा बिन लादेन का जब हमला हुआ तब से अमेरिका आतंकवाद के विरोध में आया, ये खुलकर समर्थन करता था। भारत के लाख विरोध करने पर भी ये पाकिस्तान की मदद बंद नहीं कर रहा था, इसको लगातार आगे बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका पर हमला हुआ, अमेरिका को समझ में आ गया कि ये सांप है और ये दूध पिलाने वालों को भी काटता है। फिर भारत के संबंध अच्छे होना शुरू हुए। जैसे ही 91 का दौर आया, भारत के संबंध थोड़े अच्छे हुए। लेकिन 98 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने हर संभव हम पर आरोप लगाए, हम पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। लेकिन ठीक 2 साल बाद ही जब 2001 में भारत ने प्रबलता दिखाई तो सारे प्रतिबंध हमसे वापस निकाल लिए गए और आज हम हमसे परमाणु समझौता 123 नाम से, भारत अमेरिका परमाणु समझौते का नाम है 123 एग्रीमेंट, वो तक कर लिया है। इसकी प्रमुख शर्तें, भारत कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, न्यूक्लियर टेस्ट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऊर्जा के लिए कर सकते हैं, हथियारों के रूप में रख सकते हैं, टेस्टिंग कभी भी भारत
नहीं करेगा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि रद्दी बम की तरह हम लोग रख लें, चलेगा नहीं चलेगा अगले के हिस्सेदारी में आएगा। तो 1 2 3 4 तक 1 2 3 परमाणु समझौता तक कर लिया है। तो कुल मिला के कहा जाए 2001 के बाद जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद भारत और अमेरिका बहुत घनिष्ठ मित्र बने हैं। मोदी जी की सरकार में तो ये परम मित्र हैं और ट्रम्प साहब जमकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। कुल मिला के कहा जाए कि दोनों एक साइड ही हैं। इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं चीन भी है। तो अमेरिका भारत संबंधों को देखें तो इसमें पहला तो जम्मू कश्मीर से टाइम से लेकर 90 तक बहुत ज्यादा खराब है। इसमें 71 वाला मैंने आपको उधर बता दिया था, तो कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए आ गया था और वीटो भी हमने मजबूरी में लाना पड़ा रशिया से। और 91 से लेकर 98 तक संबंध अच्छे रहे। 98 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो संबंधों में खटास आई और फिर उसके बाद आज तक अच्छे संबंध हैं।